फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड सी, थर्ड बी, फोर्थ का ए, फाइव सिक्स का सी, सेवन एट का ए बी, सिक्स, ये आंसर आपको कहाँ नोट करने हैं पता है ना? कहाँ नोट करोगे? नोटबुक। डीपीपी में टिक मार्क नहीं करोगे सबसे पहले तो, ठीक है ना? ऑप्शन को टिक मार्क नहीं करोगे। आपके पास बुकलेट है क्या डीपीपी का? हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल लास्ट में एक वाइट पेज दे रखा होगा उसके बुकलेट के पीछे। नहीं है सर। वाइट पेज नहीं है? नहीं है। तो जो कवर है ना, कवर कवर पूरा खाली होगा। हाँ सर खाली। कवर पे नोट कर लो, कवर पे है ना ऐसे ऊपर, सबसे ऊपर जैसे ये एक पूरा पेज है, इस पेज में इस तरीके से नोट करो। ये A1 डीपीपी के आंसर यहाँ नोट करो। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का डी, ऐसे है ना? आंसर हाँ आपके सर। सामने नहीं होने चाहिए इन द सेंस। फोर्थ का ए, इस तरीके से A1 के नोट कर लो, फिर A2 के नोट कर लो, इस तरीके से, है ना? फिर जब ये कवर पूरा फिल हो जाए, लेट अस सपोज इसमें A10 तक लिखे गए, तो एक वाइट पेज लो, उसको यहाँ पे चिपका लो, ठीक है ना? वाइट पेज को, और फिर उस पे आगे आंसर नोट करते रहो। मतलब डीपीपी के बिल्कुल लास्ट में आंसर नोट करने हैं, क्योंकि अगर आपके सामने होंगे ना तो कभी आप जीवन में रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना? जीवन में नहीं, मतलब इन्हीं 2 सालों में कभी रिवाइज कर रहे हो, और फोर्थ आंसर का, फोर्थ अगर क्वेश्चन जैसे ऐसा ही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और वहां पे आपने टिक मार्क कर रखा है कि ए स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर आपने लिख रखा है कि ए आंसर है, तो फिर आप ना ज्यादा सोचोगे नहीं, आपको पहले से पता लग जाएगा कि ए आंसर है, तो आप बी सी डी के बारे में सोचोगे नहीं, है ना? इसलिए आंसर आपके सामने नहीं होने चाहिए, इसलिए तो आंसर आपको पहले दिए नहीं जाते, ठीक है? ये डीपीपी है ना, एक टेस्ट होता है, तो टेस्ट की तरह ओके सर। इसके ऊपर टाइमिंग लिखी होती है ना, देखो डीपीपी के ऊपर टाइमिंग लिखी होती है, 30 मिनट्स एज सच। 23 मिनट्स दिया है इसमें। हाँ 23 मिनट्स दिया है इसमें। समझा नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? वो कह रहा है कि 23 मिनट्स तो वो कह रहा है 23 मिनट्स दिया है, मतलब पूरा हाँ डीपीपी 1 23 कंप्लीट मिनट्स करने दिया हुआ का। है, सारे दे रखे हैं। पहले 1 से 6 तक सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, -1 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? 7 से 9 तक मोर देन 1 चॉइस है, -1 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक क्वेश्चन का टाइमिंग दे रखा है कि पहले 6 क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट देने हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट देने हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दे सकते हो आप। तो ये पूरा प्रॉपर दे रखा है इन्होंने, तो इसको ना एज ए टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किया करो आप घर पे, ठीक है ना? जैसे आपका एक टेस्ट पेपर है ये छोटा सा 10 क्वेश्चन का, राइट? ओके 23 मिनट के अंदर ओके आपको सर। करनी है, इस वे में इसको अटेम्प्ट किया, ठीक है? होल्ड ऑन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में साइड 15 cos 15। सर आपका माइक बंद है सर। 6th क्वेश्चन में डाउट है, इससे पहले कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नहीं। तो 6th क्वेश्चन में दे रखा है sin 15 × cos 15 बताना है,
तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, देखा है? हाँ सर। तो जहां कहीं भी मिल जाएगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो उसमें आप एक बार इस फॉर्मूले के बारे में सोच लिया करो। तो यहाँ पे साइन 15 इंटू कोस 15 दे रखा है, राइट? तो इसमें 2 की कमी है, यस सर। तो एक काम करते हैं अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई अपन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, इसलिए 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, राइट? अब ये बन गया 2 साइन 15 कोस 15। ये किसके बराबर होना चाहिए? साइन 2 इंटू 15, हाँ है ना? तो ये 2 तो है ही नीचे वाला, और ये हो गया साइन 2 इंटू 15, दैट इज साइन 30। तो साइन 30 किसके बराबर है? 1/2। तो ये 1/4 होगा, राइट? सर एक बार वो फर्स्ट वन सॉल्व करो ना। फर्स्ट वन, फर्स्ट में क्या दे रखा है? साइन 30। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड बताओ ना। क्या कह रहे हो? ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड बताओ ना। ये प्रॉपर मेथड ही तो है, और क्या है? अच्छा सर ठीक है। ये प्रॉपर मेथड ही तो है, इसमें क्या मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है क्या? कोई घपला किया है, कोई जुगाड़ लगाया है, ऐसा कुछ किया है क्या? फॉर्मूला यूज किया है प्रॉपर अच्छे से, समझे? यस सर। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर साइन 37 इंटू कोस 53। तो ये तो यार अपने को वैल्यूज ही पता होती है। साइन 37 कितना होता है? 3/5। कोस 53 किसके बराबर होता है? 4/5। ये तो 12/25 हो गया डायरेक्ट। सॉरी, कोस 53 भी 3/5। वो भी 3/5 होता है ना। हाँ, तो ये 9/25 हो गया। ओके सर। ये तो वैल्यूज ही पता है ना डायरेक्ट। ठीक है, और कौन सा डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं और। और कोई डाउट नहीं है? सेकंड डीपीपी भी दिया था आपको? नहीं सर, नहीं एक सर। ही दिया अच्छा। था। एक ही दिया था वो सर एक ही दिया था। एक ही दिया था, ओके। यस। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, कुछ बच्चों का लिंक काम नहीं कर रहा है। One second, रुकिए। सभी बच्चे सर join- इतने होते हैं ना स्टूडेंट्स? सर 26 ही है। हाँ इतने ही है क्या? सर एक एक्स्ट्रा नहीं सर, एक एक्स्ट्रा है बोल तो। एक बच्चे का है सर, दिस इज नॉट वर्किंग। मैं शायद जॉइन कर लिया। कर लिया क्या? चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कराया था। हेलो, सर एडिशन ऑफ वेक्टर्स कराया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या ग्राफिकल मेथड कराया था? नहीं सर, पैरेललोग्राम वाला और ट्रायंगल वाला। अच्छा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ बता दिया था। उसमें फिर मैंने बताया था उसके आगे भी कहाँ से चालू करना है, ऐसा कुछ बताया था ना आपको? हाँ सर, बताया था आपने। हाँ हाँ, सर, सर। आपने बोला था वो सर, मॉड R- आर फिर वो प्लस आर कैप करके। अच्छा, ठीक है। सब वो समझ नहीं आ रहा वो क्या है। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर वो मॉड आर प्लस आर कैप करके। प्लस कहाँ लिखा? मोड आर इंटू आर कैप लिखा था। हाँ सर। हाँ, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। ओके सर। सर आप कौन सा समझ रहे हो अभी? देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? हाँ सर। जिनको नहीं समझ में हाँ। आया था वो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? ये कोई ए वेक्टर है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा बताओ? 5A। 5A। डायरेक्शन Five हो जाएगी, A लेंथ वेक्टर। 5 टाइम्स हो जाएगी, है ना? यस सर। हाँ एक 5A वेक्टर हो गया, 5A हो गया, तो मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो गया। तो ये वेक्टर अब ए वेक्टर तो नहीं रहा ना, इसको कोई दूसरा नाम दे देता हूँ, बी वेक्टर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर जो है
वो ए वेक्टर को 5 टाइम्स है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस yes सर। sir, हाँ सर। अगर मैं ए वेक्टर की जगह एक यूनिट वेक्टर लेता, इसी ए वेक्टर की जगह अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर लेता ए कैप, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, और अगर इसको मैं कोई एक नंबर ए से मल्टीप्लाई कर देता, कोई नंबर है ए, उससे मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या होता है? ये ए इंटू ए कैप हो जाता है। सही बात है बात? यस सर। ए इंटू ए कैप आया ना। अब इसको मैं ए कैप तो नहीं हाँ, लिखता सर। ग्रीन वाले वेक्टर को, इसको कोई दूसरा वेक्टर बोल देता हूँ, दैट इज ए वेक्टर। सही बात है गलत बात? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए Yes, वेक्टर sir. जो है वो यूनिट वेक्टर का ए टाइम्स है। आया ना। हाँ सर। तो दुनिया का कोई भी वेक्टर है, अब अपने को ये पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था? सर 1। 1। तो ऑब्वियसली इस ग्रीन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए होगा। ए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और जिसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। हाँ सर। तो दुनिया के कोई भी वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसका उसकी डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ ना। हाँ सर। Yes sir. हाँ हाँ सर। सर। यही बस मैंने उस दिन लिखा था कि अगर यहाँ पे आपका कोई इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है और इस डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन को जो पॉइंट करने वाला यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है, और अगर इस ब्राउन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है तो इस ब्राउन वाले वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ? आर इंटू आर कैप लिख सकता हूँ। आर इंटू आर कैप। Yes, sir. बस यही लिखा था बेटा, ये छोटी सी बात ही आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब आ गई समझ में? हाँ सर। आर। क्योंकि इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मुझे गिवन था आर कैप, डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो आर कैप है, तो इस आर कैप को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा आर वेक्टर बन जाएगा। सही बात है गलत बात? जिसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा और डायरेक्शन हाँ, यही रहेगी आर कैप वाली। तो मैं दुनिया के कोई भी वेक्टर को आर इंटू आर कैप लिख सकता हूँ। आया ना। अब जनरली हाँ सर। जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आर कैप है, जनरली हमें ये आर कैप नहीं बताया होता, हमें केवल आई कैप और जे कैप के बारे में ही जानकारी होती है। समझ में आ रही है बात? यस सर। इसलिए हाँ सर, ये वाला इस समझ में वेक्टर आ को गया। अपन दो फॉर्म में तोड़ के लिखते हैं, इसके दो कंपोनेंट लिखते हैं। सही बात है गलत बात? हाँ सर। और मैंने बताया था कि अगर इस कंपोनेंट की लेंथ a है और इस कंपोनेंट की लेंथ b है तो r वेक्टर को अपन लिखते हैं a i कैप प्लस b j कैप। A cap plus B. और फिर बाद हाँ में सर। एक्सप्लेन किया था कि इस a को अपन r की टर्म में क्या लिख सकते हैं, R cos theta. तो इसको लिख सकते हैं r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। राइट? हाँ सर। तकलीफ है क्या बेटा? कितने बच्चों को तकलीफ है बताइए? समझा। सभी बच्चों को समझ में आया? अब मैं ये लिख रहा हूँ कि आर वेक्टर जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आपको आर कैप पता है तो, अदरवाइज आर वेक्टर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। ओके सर। दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। अब मेन कंसर्न ये है कि अगर ये दोनों एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों इक्वेशन, और जो आर कैप आपको नहीं पता था, जब आपको आर कैप नहीं पता था तो आपने सेकंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, सेकंड, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया इसको। तो अब तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो ना। पहले तो चलो आपको आर कैप नहीं पता था, अब आप यहाँ पर इनको कंपेयर करोगे तो आर कैप क्या निकल के आएगा? आर कैप निकल के आएगा आर I cap plus J cap. आर कैप होगा आर आर वेक्टर अपॉन आर। सही बात है गलत बात? तो आर वेक्टर हमारे पास इस सेकंड इक्वेशन से निकाल लिया मैंने, और इसको आर से डिवाइड करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा? cos थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे। आया ना? हाँ सर। तकलीफ है किसी को? तो इसका सर मतलब वो आप हर आर डायरेक्शन cos में थीटा यूनिट वेक्टर बता सकते हो। साइन cos थीटा साइन कैसे आ गया ना? सुन रहे हो मेरी बात? देखिए इसका इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? सर सेकंड इक्वेशन वापस बताना। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहे हो? सेकंड इक्वेशन कैसे बनी वापस बताना। सेकंड इक्वेशन कैसे बनी? इस ए को क्या लिखा? आर कोस थीटा। ये लास्ट क्लास में बताया था, आपने सीखा वहां से। हाँ सर बताया था। ए को आर कोस थीटा हाँ सर। ये बताया था ना। देखिए यहाँ पे देखिए, ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में कोस थीटा किसके बराबर है? ए बाय आर के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए किसके बराबर हो गया? आर कोस थीटा के बराबर, राइट। इसी तरीके से साइन यस थीटा सर। किसके बराबर है? बी बाय आर के। तो बी किसके बराबर हो गया? आर साइन थीटा, राइट। यस सर। की जगह आर कोस थीटा लिख दिया, बी की जगह आर साइन थीटा लिख दिया। ये लास्ट क्लास में बताया था बेटा। हर क्लास के लेक्चर नोट्स पढ़ा करो जाते ही, और अगली क्लास में आने से पहले। ये भी मैं बता चुका हूँ, बताया था क्या ये लास्ट क्लास में कि यस अगली सर क्लास में हाँ बताया था। सर। हाँ सर आपने बताया। लेक्चर नोट्स पढ़ा करो। अगर आप पढ़ के आते तो आपको ये डाउट नहीं आता, राइट। क्योंकि अभी अपन उसी से तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना आगे, इसलिए तुरंत हाँ पढ़ के सर। आया करो ताकि आपको चीजें हाँ ध्यान में सर। हो और आगे वाली चीजें अच्छे से समझ में आए, राइट। यस सर। यस सर। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन आर, है ना। हाँ सर आगे आगे। आप इस डायग्राम से देखिए, बाई चांस अपने को थीटा नहीं गिवन होता, बाई चांस अपने को थीटा नहीं गिवन है और अपने को केवल आर वेक्टर ही दे दिया कि आर वेक्टर ए आई के प्लस बी जे के है, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर वेक्टर का लेंथ कितना होगा। तो अगर ये आई ए आई कैप और बी जे कैप है तो आप इस फॉर्म में बनाओगे डायग्राम। सही बात है गलत बात? यस सर। तो इस आर की लेंथ, क्योंकि आर अपने को गिवन नहीं है, अपने को क्या गिवन है? ए और बी गिवन है। मतलब ये ए गिवन है और ये बी गिवन है, और आपसे आर पूछा जा रहा है क्योंकि इसकी लेंथ पूछी जा रही है। तो आप इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे? अंडर रूट ऑफ ए रूट ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस। प्लस बी स्क्वायर। तो कभी भी अगर आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे उसकी लेंथ पूछी जाए या उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? आई कैप के कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट मतलब जिसके साथ आई कैप को मल्टीप्लाई किया गया, तो ए का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रही है बात? यस सर। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आर वेक्टर की डायरेक्शन में लाई करने वाला यूनिट वेक्टर क्या है, आपको आर वेक्टर ऐसे दे दिया और आपसे पूछा गया कि इसकी डायरेक्शन में लाई करने वाला यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। आया ना? आर वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट इक्वेशन के यस अकॉर्डिंग। सर। तो आर वेक्टर क्या है? ए आई के प्लस बी जे के, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है गलत बात? ए स्क्वायर। हाँ सर। तो ये आर कैप हो गया। तकलीफ है बेटा? नो सर। तो ये बात नोट डाल के आप लिख लेना अच्छे से। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो ये जो दोनों वेक्टर है ए एंड बी, ये आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। समझ में आ रही है बात? ये क्या है हमारे पास? आर वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तकलीफ है बेटा? नो सर। आगे चलो।
तो मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है आर वेक्टर, तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट आपका ये वाला है तो दूसरा कंपोनेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कि ये दूसरा कंपोनेंट होगा, या फिर इस दूसरे कंपोनेंट को शिफ्ट करके यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो आप शिफ्ट करके, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो या यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कई बार यहाँ ड्रॉ किया होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ आना है कि ये इसके यूनिट कंपोनेंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है बेटा, तो जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाता है उस वाले कंपोनेंट की लेंथ कितनी होती है, आर कोस थीटा। और जिसके साथ ये थीटा एंगल नहीं बनाता उस कंपोनेंट की लेंथ कितनी होती है, आर साइन थीटा। Our side. sin theta. समझ में आ रही है बात? तो अपन इस आर वेक्टर Yes, को sir. अकेले यूज कर लें, चाहे इसकी जगह इसके दो कंपोनेंट यूज कर लें, एक ही बात है। अगर इसके दो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो फिर इसको हटा दो, क्योंकि अपन इसी को तोड़ के इन दो पार्ट में लिखा है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब अगर मैं जैसे हाँ, आपको सर। इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको ये बोला कि एक आर वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना होगा? Sir, pi. Pi. 5. मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर होगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज 5। अगर ये मैं बोलूं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन विच पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन को बताने वाला यूनिट वेक्टर क्या है? R cap. आर कैप। आर कैप क्या होगा, आई कैप और जे कैप में बताना है। 3i cap plus 4j cap upon 5. आर कैप होगा। आर कैप किसके बराबर होता है बताओ? आर वेक्टर अपॉन मोड आर, आया ना? Yes, sir. आर Yes, वेक्टर sir. 3i कैप प्लस 4j कैप, मोड आर कितना है 5। आर कैप क्या हो गया 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जी, ये आर कैप हो गया। मतलब इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर अगर आपको बताना है ना, तो आप ऐसे बता सकते हो कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप कौन सा यूनिट वेक्टर ले रहे हो? आप एक ऐसा यूनिट वेक्टर ले रहे हो जिसकी लेंथ यूनिट हो, ठीक है ना, जिसकी लेंथ यूनिट हो। ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ यूनिट होनी चाहिए। तो ये लेंथ अपन कैसे निकालेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन में लाई कर रहा है? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3/5 है और वर्टिकल कंपोनेंट 4/5 है। देखिए 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर एक यूनिट वेक्टर आएगा। समझ में आ रही है बात? ये आर कैप है, Yes, sir. ये आर कैप है। अब इसी आर कैप को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी आर कैप को आपने क्या कर दिया 5 से multiply. कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी आर वेक्टर को आपने कर दिया 5 इंटू आर कैप। इसी आर कैप को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इंटू आर कैप हो गया। तो यहाँ पे ये 3/5 इंटू 5 हो जाएगा, ये भी तो 5 टाइम्स हो जाएगी, ये वाली लेंथ भी, ओरिजेंटल वाली भी, और वर्टिकल वाली लेंथ भी 5 टाइम्स। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, हाँ, sir. तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ हो जाएगी 3 और वर्टिकल वाली लेंथ हो जाएगी 4। सही बात है कुछ बात? तो यही हमारे पास आर वेक्टर बन जाएगा 3i के प्लस 4j के। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब समझ आया ना? हाँ, जो सर। आ रहा था उसकी अच्छे से फीलिंग आ गई ना सभी को? सर ये लास्ट वाला नहीं समझा। अरे इसी आर वेक्टर को अपने 3i के प्लस 4j के लिखा था ना, तो जब इस आर हाँ कैप सर। को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसके कंपोनेंट भी तो 5 से मल्टीप्लाई हो गए ना। आर कैप क्या है, ये वाली चीज है। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड भी तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाँ सर। तो ये तो आर वेक्टर बन गया 5 इंटू आर कैप, क्योंकि आर आर वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 5 है। सही बात है गलत बात? हाँ सर। 5 इंटू आर कैप आर वेक्टर बन गया और ये बन गया 3i के प्लस 4j के।
ये देखिए आर वेक्टर यही तो गिवन था आपको। सर पर वो 5 कहाँ गया? कौन सा 5? सर वो 5 मल्टीप्लाई किया था। लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में? सर वो लेफ्ट हैंड साइड। तो 5 इंटू आर कैप, इस पूरे को तो आर वेक्टर लिखा है। ओके ओके सर। आर वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड इंटू, हाँ सर पता है मैग्नीट्यूड पता है। 5 हो गया और ये आर कैप हो गया, ये पूरे को तो आर वेक्टर लिखा है। समझ में आया? ये देखिए पहले आर कैप था यहाँ तक, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे इस पूरे ब्राउन वाली लाइन को आर वेक्टर लिखा है, ठीक है। हाँ सर। समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ सर, समझ गया। इधर पहले जो चीज समझा रहा था, जिसमें जिसको डाउट आ रहा था, वो अभी एकदम क्लियर हो गया। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं। सर एक सेकंड। हो गया सर। हो गया सर। आगे चलते हैं। चलो इससे पहले एक और बताता हूँ कि जैसे कोई ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5√3j कैप के कैप, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर 10 होगा। कितना होगा? 10 लो सर। 10 होगा। कैसे? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर सर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, राइट? हाँ Yes. सर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 और 5√3 का स्क्वायर 75 100 होगा। क्या कह रहे हो? समझ में आया सभी को? हाँ सर। तो इस वेक्टर की लेंथ 3, इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी? 10 होगी। अगर मैं ये पूछूं कि इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना होगा, क्योंकि ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि मोड ए इंटू ए कैप, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ए वेक्टर अपने को दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5√3 के कैप। डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। हाँ सर, डिवाइड बाय 10 इंटू, अब ए कैप कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो यहाँ से ए कैप क्या करना, क्या होगा? डिवाइड बाय हाँ। करना पड़ेगा, तो 3/10 आई कैप प्लस 4/10 जे कैप 4j। प्लस रूट हाँ। बाय 2 के कैप, ये ए कैप होगा, राइट? 5√3। हेलो, यस सर। बच्चों को यस सर। आगे चलते हैं। सर एक सेकंड दिखाना प्रीवियस पेज। पिछले वाला दिखाऊं? हो गया सर।
Yes, sir. Done. आगे चलता हूँ। मैंने आपको कहा था कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करना होता है ना। जैसे एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसमें बी वेक्टर को ऐड करना है, तो हेड से टेल मिला दो। पहले ये बी वेक्टर यहाँ कहीं था, इसको उठाया, हेड से टेल मिलाया, राइट। Yes. और फिर अपन ने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, और ये इनका रिजल्टेंट A plus- वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर हो गया, राइट। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, राइट, इन दोनों को ऐड करना है, तो तुम क्या करोगे, ऐड से टेल मिलाओगे, आया ना, Yes. और हाँ सर। रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे कि ये हो गया सर ए प्लस बी। ठीक है बेटा, हाँ सर। हाँ सर। प्लस बी हो गया सर। ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। अगर मैं ये बोलूं कि इस बी वेक्टर के दो कंपोनेंट लीजिए, तो तुमने बी वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लिए, तुमने दो कंपोनेंट बना दिए बी वेक्टर के। सर एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, आया ना। ए वेक्टर के दो कंपोनेंट बोले, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, सही बात है। हाँ सर। Yes. ये हो गए, आपने दो कंपोनेंट बना दिए। तो अगर मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए, लेट अस सपोज दिस बी द एक्स एक्सिस, दिस बी द वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो ए वेक्टर को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, कि मान लेता हूँ कि ये वाला कंपोनेंट ए एक्स है और ये वाला कंपोनेंट ए वाई है। इसी तरीके से ये कंपोनेंट बी एक्स है और ये कंपोनेंट बी वाई है, राइट। हाँ ए सर। वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ, ए वेक्टर क्या था, ए वेक्टर तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, आया ना। बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, आया ना, BYJ कैप। हाँ। बी वाई जे कैप। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी के कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं आपको, ए प्लस बी के कंपोनेंट। ए प्लस बी का एक कंपोनेंट तो ये वाला हो गया, सही बात है बोलते बात यहाँ तक, हाँ सर। और एक कंपोनेंट इसका यहाँ तक हो गया। मतलब ये थोड़ा दूर बना रहा हूँ इसलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ओके सर। तो ए प्लस बी का जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो कितना हो गया, उसकी लेंथ कितनी AX, होगी, ए एक्स प्लस बी एक्स, BX. तो ये लेंथ होगी सर ए एक्स प्लस बी एक्स। और वर्टिकल वाले कंपोनेंट की लेंथ कितनी होगी, ए वाई प्लस, BY। तो अगर मैं ए प्लस बी वेक्टर को लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, इसके हॉरिजॉन्टल की लेंथ ए एक्स प्लस बी एक्स है, और वर्टिकल की BY प्लस बी वाई। ठीक है, देखो तो यहाँ से मैं क्या स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि यदि आपको वेक्टर इस फॉर्म में दे रखे हैं आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, और उनको ऐड करना है तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। समझ में आ रही है बात, आपको ऐसे बार बार ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। अरे हाँ या ना, आप लोगों को वो बात समझ में आई जो मैं ओके बताना सर। चाह रहा हूँ। हाँ सर समझ गया। जैसे मैं ये बोलूँ कि ए वेक्टर ऐसे दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए प्लस बी कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, आई कैप में आई कैप जोड़ना है, 8 आई कैप प्लस 7, 7. राइट। 7G। ठीक है हाँ बेटा, सर। हाँ सर।
सभी को समझ में आया? Yes, sir. आगे चलूं? Sir, अगर ये 3 फॉर्म में दे रखा हो, आई कैप, जे कैप, के कैप, same चीज. तो आप के कैप Same को भी जोड़ team दोगे, coordinate. ठीक है? और ए प्लस बी बताना है. 3 आई कैप प्लस 4 4J ठीक है. Yes, sir. yes sir नेक्स्ट आगे चलता हूँ. 6. Yes. अब मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बता दिया, उसमें कंपोनेंट्स उसके कैसे लिखते हैं वो बता दिया, ठीक है ना. हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स वो बता दिया. एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, बताऊं क्या? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है. तो ए वेक्टर की लेंथ 5 है, बी वेक्टर की लेंथ 3 है. तो ए प्लस बी की लेंथ कितनी होगी? जैसे इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 3 है, तो ए प्लस बी की लेंथ 8 होगी क्या? No, sir. सर ढूंढनी पड़ेगी. देखनी पड़ेगी ना. ए प्लस बी की लेंथ सीधा डायरेक्ट जोड़ हाँ सकते हैं, सर. 5 + 3 8. नो सर, नो सर, नहीं. वो No, थीटा sir. वो सब भी जनरली देखना क्या होता है ना पड़ेगा. कि बच्चे इस यही गलती करते हैं, सर ए वेक्टर की लेंथ 5 है, बी वेक्टर की लेंथ 3 है, तो ए प्लस बी 8 हो जाएगा. अरे ए प्लस बी 8 कैसे हो जाएगा? आपने 5 और 3 को पैरेलली जोड़ा है क्या? अगर 5 और 3 आपने ऐसे पैरेलली जोड़े होते तो ए प्लस बी 8 हो जाता. हाँ. और ये तो इसकी मैक्सिमम लेंथ होती. हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, sir. लेंथ Yes, तो 8 sir. से कम होगी ना, कुछ ना कुछ 8 से हाँ कम सर. होगी. अब ये लेंथ Yes, कितनी sir. है ये निकालना है अपने को. तो मैं 5 और 3 तो ऐसे एग्जांपल के रूप में लिए थे, तो मैं एक बार के लिए इसकी लेंथ a मान लेता हूँ और इसकी लेंथ b मान लेता हूँ, राइट. ये मेरे पास a वेक्टर है और ये मेरे पास b वेक्टर है, और ये वाला मेरे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, और इसकी लेंथ मैं r मान लेता हूँ. तो मेरे को r निकालना है इन द टर्म्स ऑफ a एंड b. व्हाट आई हैव टू फाइंड इज r इन द टर्म्स ऑफ a एंड b. ठीक है ना? फाइंड r इन टर्म्स ऑफ a एंड b. ठीक है. तो r क्या चीज है हमारे पास? r है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी. ठीक है. हाँ, sir. ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर. और स्मॉल p क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. ठीक है बेटा. B vector. अब आपको गिवन sir. क्या है? ये b वेक्टर है ना. पैरेललोग्राम लॉ से ये b वेक्टर को अगर जैसे यहाँ पे ड्रॉ करूं तो बिल्कुल इसके पैरेलल बनेगा ये. Yes, sir. B के पैरेलल. ये b वेक्टर यहाँ बनेगा. तो आपको जो गिवन है ना वो a और b के बीच का एंगल गिवन है. ठीक है. ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए. और एक बात का ध्यान रखना, a और b के बीच में से ही हमेशा a प्लस बी लाई करता है. ठीक है ना? अगर ये Yes. b वेक्टर है और ये a वेक्टर है तो इनके बीच में कहीं पे a प्लस बी होता है, तो इनके बीच का एंगल आपको पता है. तो आप ये एंगल भी तो बता सकते हो कितना होगा. अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बताओ. Theta. थीटा ही होगा.
थीटा ही होगा corresponding yes. क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये बी वेक्टर की लेंथ बी है तो मैं इस बी वेक्टर को दो कंपोनेंट में तो तोड़ सकता हूँ। Yes, sir. एक ये वाला कंपोनेंट और एक Correct. सही बात है गलत बात? Yes, sir. अब हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट की लेंथ कितनी होगी बताओ? इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज और गिवन होगी, आपको ध्यान रखना कि थीटा इज क्या है? थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट? तो वो मैंने हटा दिया है, वो एक बार आप चलो बनाना चाहो तो बना लेना, ठीक है? ये एंगल थीटा है, ठीक है? Okay sir. तो ये एंगल थीटा हो गया। तो बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ कितनी होगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर ये आर वेक्टर है तो ये वाली लेंथ कितनी होती है जिसके साथ थीटा एंगल बनता है? b cos theta. आर कोस थीटा होती है। और ये वाली लेंथ R sin theta. R sin R sin theta. आर साइन थीटा, शाबाश। तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आर कोस बी कोस थीटा और ये Yes, वाली sir. लेंथ हो जाएगी बी साइन थीटा, राइट? Sin theta. अब आप पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल देखिए, ठीक है ना? कौन सी वाली ट्रायंगल? Yes, sir. पूरी बड़ी वाली रेड लाइन, ग्रीन लाइन और फिर ये नीचे वाला पूरा बेस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना? Yes, sir. अब हमें आर बताने में कोई शंका नहीं होगी। अब हम आर Pythagoras. बता सकते हैं। आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? पूरा बेस की लेंथ कितनी है बताइए? Sir, a plus b cos theta the whole पूरी square ए प्लस plus b sin theta the whole. ए प्लस बी कोस थीटा है ना? हाँ सर। तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही बात है गलत बात? Yes, sir. हाँ sir. तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a कोस थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, राइट? तो ये टर्म होगी हमारे पास बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये टर्म आ गई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। हाँ ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, राइट? Yes, sir. तकलीफ है? तो अब ए क्या था? ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए था। बी क्या था? बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी था। और आर क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी था, थीटा एंगल बिटवीन। तो यहाँ से अपन इनके बीच में रिलेशन स्थापित कर चुके हैं। आप आर निकाल चुके हैं। सही बात है गलत बात? हाँ सर। किसी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत आई आर निकालने में? No, sir. तो No, इसका sir. Oh sir. कि मोड आर ये क्या है? लेंथ ऑफ आर वेक्टर है ना, ये मतलब रिजल्टेंट वेक्टर है, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ कि मोड ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी इज एक्चुअली आर वेक्टर। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी? दिस इज अंडर रूट ऑफ मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ मोड ए मोड बी कोस थीटा, राइट? तो ये होगी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सभी बच्चों को समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ sir. यहाँ पे थीटा क्या है? वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड Between A and B. A and B के बीच. अब जो बहुत सारी बातें कल बताई थी वो उनको ध्यान से सुनिए। कल बताया था कि ये लेंथ मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों पैरेलली मैक्सिमम कब होगी? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो, मतलब जब cos थीटा मैक्सिमम हो। और cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 0 1 होता है ना cos थीटा मैक्सिमम। 1 और 1 कब होता है? जब थीटा 0 हो। और थीटा 0 मतलब ए और बी पैरेलल हो गए। समझ में आ रही है बात? Yes, sir.
तो Yes, sir. मैक्सिमम Parallel in same direction. is equal to mod A plus mod B when cos theta is 1. सही बात है गलत बात? That is theta is 0, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, और मिनिमम भी अपन ने बता ही दिया था, है ना? Yes, sir. हाँ सर. This is mod A minus mod B, और ये No sir, no doubt. when cos theta मिनिमम होगा, that is -1, और वो कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो. 180. That is A vector is anti parallel to B vector. ठीक है बेटा? Yes, sir. हाँ सर. हाँ सर. अगर A वेक्टर और B वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो तब तो अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं Hypotenuse. कि R वेक्टर किसके बराबर होगा? cos 90 तो 0 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर. जब cos थीटा 0 हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए. हाँ या ना? हाँ सर. इससे बच्चों Yes, को तकलीफ है इसमें? No sir. No, sir. नहीं है? चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? Okay sir. Sir, homework. नंबर 2, Okay. DPP number 2 is your homework. Okay, sir. ठीक है बेटा? Okay sir. Thank you, sir. Okay sir. बाय Thank you, एवरीवन. sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank Bye. you. Bye. Bye sir. Thank you sir.